बिजनेस लॉ का हम फिफ्थ टॉपिक कर रहे थे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने कल कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। नेक्स्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गलती से कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते लेकिन फिर भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमें उसमें ऐड होना ही पड़ता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आप रोड पे चले जा रहे हैं, आपको किसी की डायमंड की रिंग मिल जाती है। आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंदा आपको नहीं मिलता। कुछ टाइम बाद आप उस चीज को बेच देते हैं। अगर बेच देंगे तो आपको बंदा बाद में मिल जाएगा, ओनर कौन था। अगर वो आपसे क्लेम करता है कि मेरी डायमंड की रिंग वापस करो, तो आपको वो करनी ही पड़ती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बेच दी और मैंने पैसे खा लिए। आपको वापस करने पड़ेंगे। अगर बंदा केस लगा दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे बन जाता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैसे कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, चीज कीमती हो, अगर बंदा केस लगा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कि पता ही है कि वैसे नॉर्मल चीज कोई बंदा यूज करता ही नहीं। आप सड़क पे घूम रहे हैं, किसी की चप्पलें गिरी हुई हैं, आप नहीं उठाएंगे, बोले पता नहीं कौन फेंक गया, कोई टोना टनाना किया हो। लेकिन यहीं कहीं रिंग गिरी हो या कहीं सोने का हार गिरा हो, बोले किसी का मर्जी गिरा हो, उठाओ भाई, 2-3 दिन देखेंगे, उसके बाद हम इसको पहन लेंगे, नहीं तो बेच के पैसे ले आएंगे। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही बन जाता है। आपकी ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, जिम्मेवारी सिर्फ यही होती है कि ओनर को फाइंड करो। फाइंड करोगे तो वापिस कर दो। लेकिन कई बार हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाते हैं, बाद में बंदा अगर मिल जाए तो हमें वो जिम्मेवारी कंप्लीट करनी ही पड़ती है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आप बोल सकते हैं कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे होता ही है। एग्जाम्पल इन्होंने जो ली हुई है वो ये ली हुई है कि शिवजोत एंड मेहर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच शिवजोत एग्री टू डिलीवर ए बास्केट ऑफ फ्रूट ऑफ मेहर रेजिडेंट्स एंड शी प्रॉमिस टू 1500। शिवजोत और मेहर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। शिवजोत ने एग्री किया कि वो एक टोकरी फ्रूट की मेहर के घर पे पहुंचाएगा, और मेहर जो है उसको 1500 रुपये आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल फ्रूट। कंज्यूम फ्रूट करने के बाद, मतलब समझो ना, फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद, कंज्यूम फ्रूट नहीं हो सकता, फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद मतलब सारे फ्रूट को खाने के बाद उसको 1500 रुपये देगी। हाउ एवर शिव जोत इरोनसली डिलीवर ए बास्केट ऑफ फ्रूट ऑफ पूजास रेजिडेंस इंस्टेंट ऑफ मेहर। हाउ एवर कहता है शिवजोत मेहर को देने की जगह वो बास्केट किसको दिया था? पूजा को। When Pooja get home and she assumed that the fruit basket is wedding gift and consumes them, पूजा को ऐसा लगता है कि ये गिफ्ट जो आया है एक वेडिंग गिफ्ट आया है, मुझे इसको खा लेना चाहिए, और उसको वो कंज्यूम कर लेती है। Although there is no contract between शिवजोत एंड पूजा, शिवजोत और पूजा के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। दी कोर्ट ट्रीट दैट इज ए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऐसा मानती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलती से बन गया है। ऑर्डर पूजा टू आइदर रिटर्न दी बास्केट ऑफ फ्रूट और पे शिवजोत, या तो शिवजोत को पैसे दे, या फिर उसकी जो फ्रूट ऑफ टोकरी जो उन्होंने खाई है भाई, टोकरी फलों की भरी हुई, नहीं तो उसको वो वापस करो। आपको एक काम कंप्लीट करना पड़ेगा। जबकि आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, शिवजोत गलती से दिया है, मे भी आपस में दो घर थे साथ में तो उनको दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आपका सामान डिलीवर करने आया, आपकी जगह किसी और को दे गया, या किसी और का सामान आपको दे गया। आप बोलेंगे कि फ्री का ये रख लो, जब मर्जी अगर मांगेगा तो दे देंगे, नहीं तो हम लोग यूज कर लेंगे, तो हमें वो देना ही पड़ता है अगर केस लग जाए तो। समझ लग गया ना? भी गलती से कोई काम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फीचर्स इन्होंने बताएं, क्या फीचर्स होंगे? इट इज ए यूजली राइट ऑफ मनी एंड इज जनरली नॉट ऑलवेज लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। इसमें राइट ऑफ मनी देखा जाता है, लिक्विडेशन नहीं देखी जाती कि पैसा कितनी जल्दी कन्वर्ट हो गया या कितनी जल्दी मिलेगा। राइट ऑफ मनी देखेंगे कि किसके हक का पैसा है उसको मिलना चाहिए। राइट इज नॉट एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट बट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। ये आउटकम से राइट नहीं बनता, कानून की तरफ से बनता है। बाई द वे कोई बंदा केस लगा देगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोटिव बन जाएगा और आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। राइट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड बट ओनली अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन। सब लोगों के ऊपर राइट नहीं होता। आप बोलेंगे भीड़ आई थी, भीड़ ने मेरे सारा कुछ छीन के चलेगी, मैं भीड़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके ऊपर आप केस लगाओगे तो केस चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, मारदाड़ वगैरह दी हुई, एक बंदे को 10 जने पीट के चले गए, अगर तो 10 बंदों के नाम पता तो चल जाएगा। 10 बंदे पता ही नहीं कौन किसको मार के चलेगा, परंतु 10 बंदे आए पीछे चले गए, किसको पकड़े पकड़े भाई, तो वो केस नहीं बन सकता। तो ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ही बनेगा। ये कोलेटरल राइट है, अगर आपका नुकसान हुआ तो आपको उसका भरपाई जरूर मिल जाएगी। केसेस डीम्ड एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से केसेस इन्होंने बताए हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाता है? सबसे पहले सप्लाई ऑफ नेसेसरी, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी आपकी लाइफ के लिए, जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, अगर आपका नुकसान होता है तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोड में बनेगा। इन्होंने लिखा है कि क्या क्या नेसेसरी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल बोला, सप्लाई ऑफ रेसिंग साइकिल फॉर इन्फेंट एफिशिएंट, जो बच्चा पैदा होता है न्यू बॉर्न
बेबी चाइल्ड, उसके लिए क्या हम भेजते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेसिंग साइकिल, छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं होती बच्चों के लिए, ये उसके लिए ज़रूरी है, तो ये नेसेसिटी मानी जाती है। अब राई किसी बच्चे के लिए मान लो हॉस्पिटल में अब देने चले गए, हम नीचे ही देके चले गए, हॉस्पिटल में देके चले गए, उसने जो हॉस्पिटल में जो गार्ड बैठा था जाके उसने बच्चे किसी और रूम में दे दिया, बाद में पता चलेगा कि भाई मैंने तो उसको देनी थी। अभी अगर वो कॉस्टली चीज़ है तो बंदा अगर केस लगा दे तो दूसरे जिनके पास वो चीज़ गई है तो उनको वापस देना ही पड़ेगा। उसके बाद डेब्ट इनकर्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग फ्यूनरल राइट्स ऑफ माइनर फादर, डेथ के बाद जो फंक्शन करने पड़ते हैं, मान लो कि माइनर है, अभी उसके खर्चे, आज एग्जांपल कोई बच्चा माइनर है, उसके फादर की डेथ हो गई है, उसके खर्चे किसी और बंदे ने कर दिए, माइनर से तो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो मेजर होगा तो आप अगर आप चाहें तो रिकवर कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि जब आप बच्चे थे तो हमने आपकी सपोर्ट की थी, आज हमें पैसों की जरूरत है, आप हमें वो पैसे वापस करो। अगर बंदा नहीं करता है तो वो नेसेसिटी बेस पे केस बन सकता है। लेकिन कुछ बोल बोल चलो कोई बात नहीं, रिश्तेदारी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बंदा मेजर होगा तो वो मांग भी सकते हैं। वेडिंग प्रेजेंट्स फॉर ए ब्राइड ऑफ माइनर, अगर वेडिंग गिफ्ट आए हैं कोई ब्राइड के लिए, माइनर है उसके आज गिफ्ट आए हैं, तो जब वो मेजर होगी तो मांगेगी तो वो गिफ्ट देने ही पड़ेंगे। कई बार होता है ना 18 साल के कम बच्चे हैं, शादी हो गई, उनके हीरे जवाहरात जो गहने हैं उनके फादर मदर ने रख लिए, फादर बोलते हैं कहीं गुम ना कर दे, अगर कोई अडल्ट होने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमें चीज़ें मिलनी चाहिए तो देने पड़ेंगे, उसके ऊपर केस भी बन सकता है। इसके अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। आगे हम देखते हैं पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर कोई पेमेंट इंटरेस्टेड हो भी हमें पेमेंट करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते गलत गिफ्ट किसी और के किसी पास चला गया, अगर बंदा चाहता है कि मुझे पेमेंट करनी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे बन जाता है। बंदा इंटरेस्टेड होना चाहिए, अगर बंदा इंटरेस्टेड है नहीं, सॉल्वेंट पर्सन है, फिर तो केस बनने वाला ही नहीं है। मान लो दिवालिया घोषित हो चुका है, उससे कुछ रिकवर होने वाला ही नहीं होता। लेबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, जब गलती से भी आपने कोई काम गलत नहीं किया होता लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमने पहले दी है। कोई चीज़ गुम हुई मिल गई, बाद में पेमेंट करनी पड़ी, तो आपकी ग्रेजुएशन नहीं होती, आप चाहते हैं नहीं मुझे लौट देनी, लेकिन आपको देनी ही पड़ती है, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती। आपको चीज़ मिली होती गलती से भी होती कि बस आपने अपनी समझ ली होती कि मेरी अपनी है, या तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगी, नहीं तो आपको उसके पेमेंट देने पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास नया जो कॉन्ट्रैक्ट एक पॉइंट इसमें आ रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, कोई चीज़ मिली आपने अपनी समझ के यूज़ कर ली तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स में चलता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया कि कस्टडी सब्जेक्ट ऑफ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेली एज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज बीन शोन गिवन पॉइंट्स। हम ऐसे चीज़ें देख सकते हैं भी कुछ गुड्स ऐसी आपको मार्केट में मिल गई, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो बेली और बेलर का होता है, लेकिन इसमें कोई बंदा ऐसा भी आ जाए जिसको गुड्स मिल गई तो उसमें भी हमें राइट्स देखने पड़ते हैं गुड्स किसकी, जैसे एग्जांपल टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रोड्यूस वुड टेक, आप किसी बंदे की टेक केयर कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी टेक कर कर रहे हो, आप फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं हो। मान लो एग्जांपल कोई बंदा यहाँ से इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन उसने आपको घर दे दिया कि हम आपसे कोई रेंट नहीं लेंगे, आप हमारे घर की टेक केयर करो, जो भी बिजली बिजली खर्चे आप भरते चले जाना, बाकी आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, हम रेनोवेशन खुद करवा के चलेंगे। ऐसा तो नहीं जो बंदा बाहर चला गया जिसने आपको घर दिया था और उस बंदे की डेथ होगी, आप उसके फैमिली मेंबर आएंगे, आप बोलेंगे कि ये घर तो हमारा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप फाइंडर ऑफ गुड्स जरूर बन सकते हो, किसी बंदे की गुड्स थी जो आपने संभाली हुई थी लेकिन वो आपको वापस करनी ही पड़ती है, वहाँ पे भी कॉस्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड बनता है। नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स, आपका कोई राइट नहीं होता उन गुड्स के ऊपर। टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड, अगर ओनर मिल गया है तो आपको गुड्स वापस करनी ही होती हैं। जैसे आपको मोबाइल मिल जाए, आप बोलते हैं कि मोबाइल हम यूज़ कर लेते हैं, बेच देंगे गलत बात होगी, यूज़ कर लीजिए, अगर बंदा मिल गया तो वापस कर दो, अगर बंदा नहीं मांग रहा है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें चलती हैं। मिस्टेक और कोर्शन, चाहे कोई भी चीज़ गलती से आ गई हो, चाहे आपने धक्के से किसी से ले ली, केस बन ही जाता है। कई बार तो ना किसी को डरा धमका के मुझे कोई चीज़ मिल गई, बंदा लेने आ गया, उसको आपने चार बंदे इकट्ठे कर लिए, मार पिटाई करके उसको भगा दिया, या फिर उसको बोल दिया कि कल को मिलेगा तो एक्सीडेंट कर दूँ, कुछ भी कर दूँगा, अगर वो बंदा केस लगा दे तो आपको वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ही बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है रियल एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज बिल्कुल सेटिस्फाइड होती हैं, कंसीडर करती हैं, मीन्स सहमति देते हैं कि हम ये काम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, आपका रिटर्न एग्रीमेंट होता है। जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटर्न एग्रीमेंट, रियल एग्रीमेंट नहीं होता, ये बाय मिस्टेक बाय लॉ बन ही जाता है, गलती से भी कई बार बन जाता है, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोबाइल बन जाता है। मतलब कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों को एग्रीमेंट ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। कोई जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे होता है, मीन्स आपको कहीं पर भी किसी बंदे की वेट नहीं करनी पड़ती, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे बन ही जाता है।
इसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ रहा है, अडेमनिटी। अडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार की पार्टी में, जैसे एग्जांपल इसमें इंश्योरेंस की एग्जांपल दोबारा से आ जाएगी। अडेमनीफायर और डमनीफाइड दो पर्सन होते हैं। अडमनीफायर होता है जो आपके लॉस को रिकवर करने के काम करता है। अडमनीफाइड होता है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि अर्थक्वेक का इंश्योरेंस किया, अर्थक्वेक आएगा तो जो भी आपका नुकसान होगा वो कंपनी फुलफिल करेगी। इसमें आपको इंडेमनीफाइड को क्या करना होता है, कोई हमें एक लिटिल सम ऑफ मनी जो है कंपनी का डिपॉजिट करवानी पड़ती है, जिसको इंश्योरेंस बोल सकते हैं। अर्थक्वेक की करवा लो, मोटर व्हीकल की करवा लो, जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी है उसका हम इंश्योरेंस करवा देते हैं, बाई द एक्सीडेंट होगा तो रिकवर हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि थेफ्ट की करवा सकते हैं, या फिर फायर की करवा सकते हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी का कोई भी नुकसान अगर आने वाले फ्यूचर में, मतलब फिक्स टाइम का टाइम पीरियड होगा, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें नुकसान होगा, तो पार्टी उसको विद कंडीशन कंप्लीट करने के लिए रेडी होती है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? अडमनीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अडमनीफाइड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ चीज़ें वैलिड हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडemnity मस्ट सर्टेन ऑल द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सर्टेन थिंग्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आप कभी भी किसी बंदे से इंश्योरेंस करवा लो या कुछ भी करवा लो, उसके पीछे लिखा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बंदा पढ़ लेगा, पढ़कर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवानी, मेडिकल इंश्योरेंस में रूल्स हैं, साल भर 10 साल आगे बढ़ते हैं तब बीमारियां कवर होती हैं। अगर पहले साल आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा ली, मे भी लगभग 8,000 रुपये 10,000 रुपये ऐसा कुछ जाएगा, आपकी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम में भी कम भी चला जाए। आप बोलेंगे कि पहले साल में आपको हार्ट अटैक आ गया, जो आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसको आपने कवर करना चाहते हैं, वो पहले साल में कवर होती ही नहीं। ऐसी चीज़ें कब होती हैं? तीसरे या चौथे साल में जाके कवर होती हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम भी करोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के देती है। मिनिमम 4 साल अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लगातार करवा रहे हो, 4 साल के बाद ही आप वैलिड होते हो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो उसमें कवर होगी। ये नहीं कि पहले साल आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, मीन्स आपकी हो सकता है कि बाईपास सर्जरी होनी हो तो पहले साल में कवर नहीं होती। पहले साल में तो आपकी हड्डी टूट गई है तो वो जोड़ देंगे, वो रिटर्न जितने पैसे हैं उतने में तो इतना ही कवर होने वाला है। दूसरे साल में थोड़ी सी और बीमारी कवर करेंगे। तो वो सर्टेन थिंग ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन प्रॉमिस टू सेव द अनदर फ्रॉम एनी लॉस। ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, एक पार्टी दूसरे लॉस को सेव करने के लिए काम करती होनी चाहिए। लॉस मे बी कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। लॉस जो है कहना भी होना चाहिए पार्टी का, ऐसा नहीं है कि लॉस हुआ नहीं तब बंदा आप बोले क्लेम मांगना स्टार्ट कर दें। अभी आपके घर में चोरी हुई नहीं, घर में आग लगी नहीं है या फिर कंपनी में आग लगी नहीं, तो आप अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर देंगे, तो वो कभी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड। ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इसमें एक पॉलिसी जो बनती है वो आपकी पॉलिसी साइन करनी ही पड़ती है। राइट्स ऑफ अडेमनिटी होल्डर एंड अडेमनिफायर। अडेमनिटी होल्डर कौन होता है? जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कि आपने मेरे साथ पॉलिसी की है कोई, तो आप अडेमनीफाइड पर्सन हो जाएंगे और मैं क्या हो जाऊंगा? अडेमनीफायर। जैसे आपका राइट्स है कि मैं टीचर, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, स्टडी करनी है, मैं स्टडी ना कराऊँ तब आप बोल सकते हैं। अगर मैं स्टडी करवा रहा हूँ अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, फिर उसमें आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सबसे पहले राइट्स बोलेंगे अडेमनीफाइड। अडेमनिटी होल्डर, आपकी पॉलिसी आपने करवाई, आपके राइट क्या क्या होंगे? ऑल डैमेजेस विच मे बी कंपेल्ड टू द पे इन द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। जो भी आपके नुकसान अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में हुए, अगर वो लिखती रूप में लिखे गए थे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं, तो आप उसका मुआवजा मांग सकते हैं। हमने कल वाली क्लास में भी बोला था कि बंदे ने इंश्योरेंस करवा ली, उसमें इंश्योरेंस बोला गया था कि अगर आपकी कंपनी में नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे, आग लगेगी, चोरी होगी, बिजली की शॉर्टेज होगी तो नुकसान हो जाएगा। मैंने शायद ओ माई गॉड एग्जाम्पल से फिल्म की थी, लेकिन वो उसमें आया था कि अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक का कोई पॉलिसी में लेना देना ही नहीं। अब बंदे ने अर्थक्वेक में नुकसान हो गया तो पॉलिसी कहती है हम क्या कर सकते हैं, तो भगवान की गलती है, अर्थक्वेक हम थोड़ी लेके आए हैं, ये तो कभी भी आ सकता है। या तो अर्थक्वेक वाली पॉलिसी हुई होनी चाहिए तो काम चल सकता है। उसके बाद ऑल कोस्ट विच मे बी कंपेल्ड टू द पे ब्रेकिंग ऑफ डिफॉल्ट सच सूट इफ ही डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी नुकसान जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में किए थे, अगर वो रिटर्न बेस पे लिखे गए हैं, सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड भी माने जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, कुछ कंडीशन आपको बोलकर नहीं बताई जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हुए, अगर रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको मुआवजे भी कंप्लीट होंगे तो आप उस चीज़ के लिए भी उसमें कवरेंस ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लोग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, इसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो कवर होगा ही होगा, सेकंड पर्सन का भी नुकसान हुआ वो भी कवर हो जाता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि थर्ड पार्टी में
आपका तो कोई कवर नहीं होना, लेकिन थर्ड पार्टी वाला जिसका नुकसान हो उसका इंश्योरेंस पार्टी कवर करके देती है, बेशर्ते आपकी इंश्योरेंस हुई होनी चाहिए। अगर अभी आपने इंश्योरेंस करवाई नहीं, 1 साल करवाई तो 1 साल निकल चुका है, आपकी इंश्योरेंस आज एक्सीडेंट हो जाए कल आपकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है, आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोल सकते। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा कुछ है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे एग्जांपल और देता हूँ। आप बाई द वे मान लो रेलवे में जा रहे हो, आपने रेलवे की टिकट करवाई हुई है, रेलवे की टिकट का रूल है ना कि ट्रेन निकल गई तो भी पैसे नहीं मिलने, लेकिन उसमें रेलवे ने एक फैसिलिटी आपको दी हुई है कि टीडीआर आप अप्लाई कर सकते हैं, विद इन 90 डेज उसका पैसा आता है। उसमें आपको ऑप्शंस दी गई होती हैं बहुत सारी। ट्रेन 4 घंटे लेट थी, आप चढ़े नहीं, या ट्रेन आई बाय द वे आपसे मिस हो गई, तो उसमें कंफर्म करना पड़ता है। फिर वो रेलवे उस चीज़ को चेक करते हैं एक्चुअल में बंदे ने कहीं ट्रैवल तो नहीं किया, कहीं टीटी ने आपको टिक लगाई हुई है तो पैसे नहीं आए। अगर एक्चुअल में आपने ट्रैवल नहीं किया होगा तो मे भी 90 दिन के अंदर में पैसा आपको मिल जाएगा। एयरलाइन में भी ऐसा है, नो शो केस बोलते हैं। एयरलाइन का टाइम था, आप टाइम पर नहीं पहुंचे, जहाज चला गया, तो नो शो केस माना जाता है। नो शो केस में रिफंड होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं। जितने इन्होंने 50 हज़ार की टिकट लिया, 50 हज़ार वापस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। इसी तरह एक इन कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है कि अडेमनीफाइड कॉन्ट्रैक्ट था, बेनिफिट आपको तब मिलेगा अगर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होगा। अगर उसमें लिखा हुआ भी आपका कुछ था ही नहीं, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट चीज को मांग रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, वो कभी नहीं मिलती। उसके बाद राइट ऑफ एडमनीफायर। एडमनीफायर कौन होता है? जिस बंदे ने आपको मुआवजा देना आपके लॉस के टाइम पे, मीन्स जो ओनर है, जो कंपनी चला रहा है, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका राइट्स यही होता है कि अगर पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिए गए पॉलिसी में, एवरी इंस्ट्रक्शंस जो कस्टमर के साथ आपने बोलकर या फिर लिखित रूप में साइन करवा ली गई है, अगर उसके अलावा कुछ भी लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी सॉरी कस्टमर का, तो कंपनी उसको रिकवर करके नहीं देती। ये डमनीफायर का राइट होता है। मीन्स डमनीफायर उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में लिखती रूप में हुई हैं, जिसके ऊपर आपने पॉलिसी करवाई है तो पॉलिसी में आपके साइन हुए, तो वो चीज़ें आपको कवरेंस में मिलेंगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लास्ट में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा 3 पर्सन के बीच में होता है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्रेडिटर पर्सन होगा, एक प्रिंसिपल डेप्टर्स होगा। क्रेडिटर कौन होता है? जो आपको सामान दे रहा है। प्रिंसिपल डेप्टर कौन होता है? जो सामान ले रहा होगा। बीच में एक पर्सन आता है श्योरिटी, जिसको गारंटर बोला जाता है। आज के टाइम में तो इंडिया में रूल पास हो गया कि कहीं से भी आप लोन ले रहे हैं तो गारंटी दिलवाना जरूरी है, कोई चीज़ खरीद रहे हैं गारंटी दिलवाना जरूरी है, बैंक किसी बंदे की गवाही देनी तो गारंटी होती ही है। गारंटी में ये चीज़ गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि बाई द वे कल को कोई ऐसी कंडीशन होगी कि अगर बंदा पैसे वापस नहीं कर रहा प्रिंसिपल डेप्टर, तो पैसे कौन वापस करेगा? गारंटर वापस करेगा। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 लोगों के बीच में होगा। इसमें 3 पर्सन होते हैं, एक क्रेडिटर, एक प्रिंसिपल डेप्टर, एक श्योरिटी। क्रेडिटर कौन होगा? जिसकी गुड्स जाएंगी। प्रिंसिपल कौन होगा? जो गुड्स को यूज़ करेगा। और श्योरिटी कौन होगा? जो बंदा गारंटी देता है, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं क्रेडिटर को पैसे दूंगा। पहले चल जाता था कि उसने पैसे नहीं दिए तो श्योरिटी वाला भी बोल देता कि मैं आपको उसके घर ले जाता हूँ, उसका सामान उठा लो। अब गवर्नमेंट ने ये चीज़ें खत्म कर दी। अगर गारंटी दे रहे हो तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहता क्या चीज़ें जरूरी हैं? ट्रिपल एटी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हमेशा 3 बंदों के बीच में होना चाहिए। अगर ये 2 बंदों के बीच में आ रहा है, गारंटी कुछ नहीं होती। मान लो मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आपने गारंटी दे दी कि मैं तो पैसे वापस दे दूंगा, आपके कल आपको मर गया तो कौन पैसे वापस देगा? गारंटी नहीं मान सकती। तीसरा बंदा होना ही चाहिए। कॉन्सेंट ऑफ 3 पार्टी, तीनों पार्टीज की मंजूरी भी होनी चाहिए कि एक्चुअल में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें साइन स्टैम्प होने चाहिए। इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। वैसे ओरल का कोई मतलब नहीं है, हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बैंक से अगर लोन लेना हो, बैंक आपसे साइन करवाता है प्रॉपर। अगर आपने गारंटी दे दी, बंदा पैसे नहीं दे रहा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लेबिलिटी, इसमें हमेशा कहता है लेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए कि आप ये काम करेंगे। मैं एग्जांपल बोलूँ कि मैं आपको कार बेचूंगा, मेरी कंपनी कारों की है, मैं कार बेच रहा हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ। आपकी मेरी गारंटी क्या बनती है कि मैं आपको कार बेचूंगा ही बेचूंगा, अगर मैंने बोल दिया जिस तारीख के लिए, आप उस तारीख में मुझे कुछ पैसे देंगे, या जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर इंश्योरेंस पे करवा रहे हैं, एक श्योरिटी पर्सन जरूर लेके आएंगे जो आपकी जगह पे गारंटी देगा। और इसकी श्योरिटी की भी माइनॉरिटी देखनी जरूरी है, कहीं वो माइनर पर्सन तो नहीं है। 18 साल से छोटा आप उसकी गारंटी नोट कर लें, ऐसा गारंटी नहीं चलने वाली। गारंटी देने वाला पर्सन अडल्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे काम करता होना चाहिए, जहाँ उसका अपना बिजनेस नहीं तो गारंटी दे सकता है। अभी बंदा ही वो ऐसा है, उसका बिजनेस ही अच्छा ही नहीं है, तो वो बंदा गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी देने वाला भी सक्षम होना चाहिए, भी एक्चुअल में पैसे वापस कर सकता है। गारंटी नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन। गारंटी आप जगह तक बंदे को कुछ भी दिखा के कुछ भी बोल के नहीं करवा सकते। मान लो आपने कार खरीदनी है, आप अपने रिश्तेदारों के या फिर अपने आसपास पड़ोसियों के प्रूफ लेके आ गए, भी ये बंदे गारंटी देंगे। कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि उन बंदों को बुलाएगी जिनके प्रूफ आए हैं और उनको सब कुछ बताएगी।
ये बंदा इस चीज़ को आपसे लेना चाहता है, मीन्स आपके थ्रू लेना चाहता है, क्या आप गारंटी दे रहे हैं? अगर आप गारंटी देंगे तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। आजकल जैसे पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट में भी चलता है, आप लोग मान लो रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे जिम्मेवारी ओनर की बनती है। अगर ओनर गारंटी दे दे कि हाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जानता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कल को बाई द वे जो रेंट पे रह रहा बंदा किसी को मार मूर के निकल जाए तो रेंट ओनर फंस जाता है। अगर ओनर बोलता है कि मुझे कोई गारंटी नहीं है भाई, मैंने तो अपना रेंट कमाना है, अपना रेंट कमाना है, तो आपका पासपोर्ट कभी नहीं बनेगा। तो गारंटी हर जगह पे चलती है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। इसमें हमेशा कहता है सहमति होना जरूरी है, बिना एक पर्सन की सहमति के भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल। इसमें कंडीशन बेस पे होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि गारंटी देने वाला पर्सन है, कंडीशन इसमें ये होगी कि बाई द वे अगर ये बंदा मर गया या ये पैसे आपके नहीं देगा या सॉल्वेंट होगा तो मैं पैसे दूंगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारी रिश्तेदारी है, मैंने इसको सामान बेचा, ये मेरा रिश्तेदार, चल तेरे से पैसे ले लूंगा, गारंटी वाले से ले लेता हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। कंडीशनल होना चाहिए भी हाँ हरिओम पैसे नहीं दे रहा तो फिर मैं रिकवर करूंगा, और आपसे कैसे रिकवर करने हैं वो मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट हरिओम से किया और पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। शुड बी नो कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। सच सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मीन्स सच्चाई से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ भी छुपा होना नहीं चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंसिडरेशन ऑफ गारंटी। गारंटी जो है हमेशा सहमति से होनी चाहिए, पढ़ के होनी चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं, प्रिंसिपल डेप्टर अगर किसी बंदे को श्योरिटी बना रहा है तो उसको सब कुछ दिखाकर बोल कर गारंटी दिलवाए तो ही हम मान। जैसे एग्जाम्पल बोला कि श्योरिटी देवांगे पर तेरे पास जो डूबने वाले से, जैसे एग्जाम्पल बोला श्योरिटी मैं तब देता हूँ अगर तुम्हारे जो डूबने वाले ऐसे डूब रहे होंगे तो मैं उसको रिकवर करवाऊंगा, तब श्योरिटी मान सकते हैं। अब बंदे को पता ही नहीं है अभी श्योरिटी क्या है, तो बंदा आप बोलोगे तो बस गारंटी दे दे कोई दिक्कत नहीं मैं हूं ना, तो बाद में आप वो नहीं तो बंदा फंस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले बंदे को क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। जब गारंटी सिर्फ एक टाइम के लिए दी जाती है, आपने कोई बाइक मैं एग्जांपल दूं, आपने कोई फोन खरीदा, आपने किसी बंदे से गारंटी दिलवा दी भी, मैंने फ़ोन खरीदा आप गारंटी डाल दो, आपने जान पहचान में डाल दी, चल कोई मैंने हज़ार क्या 1000 रुपये महीना किस्त दिया, अगर नहीं देगा तो चलो दे देंगे, जान पहचान है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कल को आप कोई और चीज़ खरीद के लेके आते, जैसे एग्जाम्पल आजकल चल रहा है मार्केट में, फिर दोबारा कोई आज कॉन्ट्रैक्ट अच्छा चल गया, कोई नई चीज़ खरीद के लेके आए, जिस बंदे ने गारंटी दी हुई है वो गारंटी लगातार नहीं चलती, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने दिलवाई थी वो गारंटी उसके लिए है। कल को बंदे ने कोई नई चीज़ ले ली, कंपनी बोलती चलो पैसे आपसे रिकवर हो ही जाएंगे, आप तो दे देंगे, आप एक पैसे नहीं दे रहे, कंपनी श्योरिटी पर्सन को नहीं पकड़ सकती। सिंपल गारंटी क्या होती है? सिर्फ वन टाइम के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है तो श्योरिटी फ्री हो जाता है। मान लीजिए आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया 3 महीने, वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का आपने साल के लिए कर दिया, मान लीजिए जो गारंटी देने वाला पर्सन था वो सिर्फ 3 महीने के लिए था, वो साल के लिए वैलिड नहीं था। कंटिन्यू गारंटी, जो कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। वो एग्जाम्पल, आज आपने चीज खरीदी, गारंटी चल रही थी, मैंने साइन करके दिया हुआ कंपनी को, कल को ये कुछ और भी खरीदेगा तो भी मैं गारंटी दूंगा, तो गारंटी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन ऐसी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में होती नहीं है। बाई नोटिस ऑफ रेवोकेशन, इस सॉरी एग्जांपल है कंटिन्यू गारंटी में बी रेवोकेटेड इन एनी फॉलोइंग वेज। जो कंटिन्यू गारंटी होती है, कई बार हमसे कॉन्टैक्ट बोलता है तो रिश्तेदार जान रहा है भी, कल भी इसको कुछ और चीज़ होगी तो आप दे देना भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसी गारंटी को तोड़ा जा सकता है कैसे? अगर आप नोटिस दे देते हैं कंपनी को कि उस बंदे से मेरा झगड़ा हो गया, या हमने उसको बुलाना छोड़ दिया, या फिर ये बंदा ऐसा है, ये काम गलत कर रहा है, तो मैं गारंटी तोड़ रहा हूँ, तो गारंटी खत्म हो जाएगी। मतलब आपको लिखती नोटिस देना पड़ता है। एग्जाम्पल ये उन्होंने एक गारंटी टू बी एक्सटेंड ए काइंड ऑफ ₹10,000 that is she shall pay for all of the goods bought by him during the next 3 months। ये जो है बी को गारंटी देता है कि वो सी की जगह पे आपको पैसे देगा, 10,000 रुपये देगा, अगर 3 महीने तक देता चला जाएगा जब तक वो फ्री रहे। बी सेल गुड्स ऑफ 6,000, अगर बी जो है 6,000 की गुड्स बेचे तो गारंटी उस टाइम पे खत्म हो, बात तो 10,000 की हुई थी, अगर आपने गुड्स 6,000 में बेच दी है तो गारंटी उस टाइम पे खत्म हो जाती है। बाई डेथ ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ होने के बाद भी गारंटी खत्म हो जाती है। जिसने गारंटी दी अगर वही मर गया तो उसकी फैमिली से रिकवर नहीं हो सकता पैसा, तो श्योरिटी उस टाइम पे भी खत्म। इन द सेम मैनर विच द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जहाँ पे श्योरिटी खत्म हो जाती है। जैसे नोवेशन, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें कोई नई चीज़ें लेके आ गए, जो बंदे को कुछ बोला गया था उसमें नया कुछ ऐड कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे खत्म। वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे अगर उसमें चेंजेस आ जाए, तारीख 10 थी आपने 15 की 20 बना दी, 20 की 25 बना दी, 10 की 5 कर दी, या पहले तारीख कर दी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, अगर आप डेप्टर को जानबूझ के रिलीज कर देते हो कि तूने कुछ खरीदी तो पीछे हो जा, मैं तेरे से अपने गारंटर से पैसा सामान ले लूंगा, तो भी गारंटी खत्म हो जाती है। व्हेन क्रेडिटर एंटर इनटू अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल डेप्टर, अगर क्रेडिटर खुद ही प्रिंसिपल डेप्टर से अरेंजमेंट करने लग जाए या फिर सेटिस्फेक्शन मतलब उसको ऐसा लगे जिसका बेनिफिट करवा देता है तो बेनिफिट चल जाएगा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है। क्रेडिटर एक्टर ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल एमिडिटी, कई बार क्रेडिटर जानबूझ के
कुछ भी श्योरिटी से वो गलत दिखा रहा है या फिर उसको गलत करने के लिए बोल रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फिर आती है गारंटी फॉर द परफॉर्मेंस टू ए प्रॉमिस। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा सिर्फ गारंटी जो है प्रॉमिस के बेस पे की जाती है। आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये काम करेंगे वही होगा, ये नहीं कि पूरी लाइफ के लिए प्रॉमिस चलते हैं। गारंटी फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ लेबिलिटी। गारंटी हमेशा लेबिलिटी के लिए होती है, अगर वो पैसे नहीं भरेगा तो मैं पैसे भरूंगा। ये नहीं है कि कल को वो काम पे नहीं आया तो मैं उसकी जगह पे काम पे आ जाऊंगा। वो पैसे नहीं दे तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, कल को उसके फैमिली मेंबर ने कोई काम नहीं किया तो हम वो काम कर देंगे, ये उसमें कभी भी नहीं होता। गारंटी फॉर होनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। हमेशा एम्प्लॉय की होनेस्टी के ऊपर गारंटी होती है। मीन्स आप जिस बंदे को जानते हैं अगर वो ईमानदार है तभी गारंटी होती है। अगर वो पहले से ही हम बोल सकते हैं कि ठग है एक नंबर का, तो उसकी गारंटी देनी चलेगी, पहले तो गवर्नमेंट ही नहीं मानेगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी कोड है, सिबिल स्कोर चेक कर लेते हैं वो लोग। पता है कि इसने पहले लोन ली, उसके पैसे तो मोड़े नहीं, हमारे पैसे क्या वापस करेगा, तो वो तो चेक हो जाता है। पहले टाइम में ये चेक नहीं होता था, तो हमेशा ऑनेस्टी के लिए गारंटी दी जाती थी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होती है? जब आपको प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो आज के टाइम में आप गारंटी बोलते हैं कि जनरली आज गारंटी जो आजकल हम किसी बंदों को देते हैं इसको प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं, कि आज मैं किसी गारंटी देखे हूँ वो प्रोस्पेक्टिव है। एक आती है रेस्ट्रोस्पेक्टिव गारंटी। रेस्पेक्टिव मीन्स पास्ट ट्रांजेक्शन, जो पुरानी ट्रांजेक्शन होती है आज उसकी आप गारंटी ले लेते हो। उसने जो पहले काम किया था, चलो आज से मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसको रेस्पेक्टिव मीन्स पहले जो काम हो चुके हैं आज गारंटी दोबारा से सेटअप कर ली। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कई बार कोई बंदा बोलता नहीं है, किसी ने पहले किसी के पैसे यूज किए हुए हैं, बंदा लेके भाग गया है, कोई बंदा बोलेगा चलो मैं दे दूंगा, वैसे कोई बंदा होता नहीं है। कोई भगवान की कृपा से दयालु आ जाए तो दे दूँ, नहीं तो बोलता भी इसने पैसे देंगे उसको ढूंढो, हमने क्या लेना देना है। घरों में भी ऐसा ही रहता है। अगर घर वाले आपका मान लो कोई ब्रदर सिस्टर, जब आपने कभी कभी देखा भी किसी आसपास फैमिली मेंबर में, कोई बंदा गाड़ी गुड़ी ले लेना, अगर किस्ता नहीं भर रहा होगा, तो अगर किस्ते लेने वाले घर में आएंगे तो घर वाले क्या बोलते हैं, हमने तो उसको बेदखल कर रखा है, कि हमें उसका कोई मतलब नहीं है, तो गारंटी वो खत्म ही कर देता है, भाई हमें नहीं कोई पैसे लेने हैं, उसके पास रखो इसको। फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, सुबह 3-4 बजे घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, जैसे घर के बाहर निकलता उसको गाड़ी से साथ ही उठा के ले जाते हैं, भाई गारंटी आपकी तो नहीं, इसको आप उठा के ले जाते हैं, अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। फिर वो रिकवर कर ही लेते हैं। आगे आते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। जो बंदा गारंटी देने वाला उसके राइट्स क्या होते हैं? अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर समझ लेना, जिसके लिए उसने गारंटी दी थी उसके लिए उसके क्या राइट्स होंगे? राइट ऑफ सबोरिगेशन। सबोरिगेशन उसका राइट होता है कि उस बंदे को बोल सकता है कि मैं तेरी जगह पे पैसे भरूंगा, तुझसे रिकवर करूंगा, या तू मुझे वो चीज़ दे दे, मैं तेरी जगह चीज़, मान लो तुमने कार खरीदी, तू किस्त नहीं भर रहा, कंपनी मेरे से पैसे मांग रही तो मेरे को कार दे, ये उसके पास राइट्स है। वो केस लगा सकते हैं कि मैं किस्तें तो भर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने गारंटी दी थी, लेकिन कोर्ट के पास जाएगा कि मुझसे वो गाड़ी लेके दो, कोर्ट आपको ऑर्डर पास करेगी करेगी, आपको वो गाड़ी उसको बंदे को देनी ही पड़ती। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स उस बंदे का राइट होता है कि जिस चीज़ के लिए उसने बोला भी मैं ये काम करूंगा वो काम करेगा, उसके अलावा कोई काम करने को उसको बोला जाएगा वो काम नहीं कर सकते। जैसे पैसे देने की बात हुई थी, 10,000 देना तो 10,000 देगा, अब बोलेगा कि 10 का 20,000 देना पड़ेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं कभी हो सकता। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्रेडिटर के खिलाफ भी उसके राइट्स होते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको कोई केस किया था हरिओम के साथ, आपके राइट्स मेरे प्रति भी बन जाते हैं। क्या होंगे? सबसे पहले राइट टू सिक्योरिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया अगर वो चीज़ें बिल्कुल सही है तो आपका राइट्स रहता है, अगर उसमें चेंजेस आएंगे तो आपका राइट्स आएगा, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो। उसके बाद राइट टू सेट ऑफ। जो चीज़ है वो आप रख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट राइट होता है सिक्योरिटी का, कि जिस चीज़ के लिए उसने वो पैसे अपने खुद पे कर रहा है तो वो पैसे खुद भी रख सकता है। राइट्स अगेंस्ट द को श्योरिटीज। को श्योरिटी समझते हो? जब एक से ज़्यादा बंदे गारंटी देने वाले होते हैं वहाँ पर भी राइट्स निकलते हैं। वैसे तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है जब गारंटी कहता है एक से ज़्यादा पर्सन से दिलवाई जाए, उसको को श्योरिटीज बोलते हैं। जैसे कि ABCD आर दी को श्योरिटी फॉर डेप्ट ऑफ 2000 लेंट ऑफ जेट टू आर डिफॉल्ट इन द पेइंग द लोन, ABCD आर लेबल टू कॉन्ट्रैक्ट टू जेट 500। ABCD 4 पर्सन है, 2000 पे जेड टू R2 के खिलाफ होता है। अगर आर जो पैसे देने में फेल हो जाता है, ABCD 4 पर्सन ने पैसे दिए, जेड ने आर को पैसे दिए 2000 पे, आर पर्सन अगर पैसे देने में फेल हो जाता है, तो अगर 4 बंदों ने गारंटी दी है तो चारों बंदे, ये नहीं कि एक बंदा 2,000 करेगा, चारों बंदे 500-500 रुपये भर के देंगे कि आर ने वो पैसे जमा नहीं करवाए, क्योंकि अब 4 लोगों ने श्योरिटी दी थी, तो ये कंसील चलता है। लेकिन वो श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट आजकल आपको कम ही मिलेगा, एक ही गारंटर होता है, वही बंदा पैसे पे करता है। फिर आते हैं श्योरिटी लेबिलिटीज। जो बंदा गारंटी देने वाला है उसकी लेबिलिटी भी बनती है। सबसे पहले श्योरिटी लेबिलिटी इन को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिस बेस पे आपने किया था वो बंदा उसमें फेल हो गया है, पैसे नहीं दी, बार बार दिवालिया घोषित हो गया है, या जानबूझ के किसी नहीं भर रहा, तो आपको वो काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। श्योरिटी लेबिलिटी में आल्सो भी लिमिटेड। श्योरिटी की लेबिलिटी भी लिमिटेड होती है, पूरी उम्र के लिए गारंटी नहीं होती। जितने टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना 10,000 की लेबिलिटी, 10,000 ही पे करेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई 10,000 का कंपनी ने 50,000 बना दिया, 50,000 देने पड़ेंगे। अगर लिखती रूप में हुआ तो कि जुर्माना ही भरोगे तो भरनी पड़ेंगे, अगर लिखती रूप में नहीं हुआ तो उतने ही पैसे वो बंदा देगा।
लेबिलिटी अराइज इमीडिएटली और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। लेबिलिटी कहता इमीडिएटली भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर जब डेप्टर डिफॉल्ट हो जाएगा, पैसे नहीं दे रहे, तो आपको पैसे वो देने पड़ेंगे। श्योरिटी वेयर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर इज वाइड और वाइडेबल। श्योरिटी लेबिलिटी तब भी होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो जाए, जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रिंसिपल डेप्टर के साथ, वो बंदा धोखेबाज निकल जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो ही गया हम दोनों के बीच में, लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक ने तो अपने पैसे रिकवर करने ही करने हैं, एग्जाम्पल ले सकते हो। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय लेबिलिटी। लेबिलिटी से कहता है कब हम डिस्चार्ज हो सकते हैं, मीन्स कोई भी श्योरिटी कैसे फ्री होगा। सबसे पहले नोटिस ऑफ रेवोकेशन, अगर आप मना कर देते हैं, कोई बंदा आपके पड़ोसी को लेके चलेगा भी गारंटी देगा, अगर बंदा वहाँ पे जाके मुकर जाए, भाई इसने तो मेरे घर पे कुछ और बताया था, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसने ₹10 लेना है, घर तो बोल के 10,000 रुपये, तो अगर हम बोल दिया आपने, तो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे खत्म। डेथ ऑफ द श्योरिटी, अगर बंदे की डेथ हो जाए जिसने गारंटी दी है, तो भी श्योरिटी खत्म। नोवोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नया आ जाए तो भी श्योरिटी खत्म। रिलीज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, अगर डेप्टर को फ्री कर दिया जाए तो भी श्योरिटी खत्म। वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स थी उसमें कुछ वेरिएंस आया, मीन्स कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो भी आप श्योरिटी खत्म कर देंगे। अरेंजमेंट बाय द क्रेडिटर विद प्रिंसिपल डेप्टर, अगर क्रेडिटर डेप्टर के साथ कोई अरेंजमेंट कर लेता है, मीन्स आपस में मिलके आपने रिश्तेदारी निकाल ली या कोई जान पहचान निकाल ली, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसके बाद इन दी फॉलोइंग केसेस श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे श्योरिटी कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 136, सेक्शन 136 कॉन्ट्रैक्ट बैन बन गया, फिर भी मैं कितना पॉइंट हम बोल सकते हैं, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट गिव टू प्रिंसिपल डेप्टर मेड बाय विद द थर्ड पर्सन विद नोट प्रिंसिपल डेप्टर मोर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। आपने किसी बंदे की गारंटी दी थी, मान लीजिए आपने जान पहचान में दे दिया कि ये मेरा रिश्तेदार काम कर दो, अब रिश्तेदारी में चाहे किसी ने भी लोन ले लिया हो, आपने बंदे का नाम क्लियर नहीं बताया, जैसे बोल दिया कि वो फैमिली बस हमारे जान पहचान, जैसे एग्जांपल बोल दिया हम किसी में ले रहे हैं शर्मा जी, हाँ शर्मा जी हमें जानते हैं, चाहे शर्मा जी का लड़का लेके आ गया हो पैसे, चाहे शर्मा जी खुद लेके आए हैं, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन गारंटी दे दी वहाँ शर्मा जी हैं, बस ठीक है शर्मा जी हमें जानते हैं, अच्छे हैं, पांडे जी बहुत बढ़िया है, पांडे जी तो चल बस से आपको पैसे देने ही पड़ेंगे भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो सेक्शन 136 ये बोलता है कि अगर आप लोग नहीं भी बोलते भी किस बंदे को गारंटी दी है, तो श्योरिटी ऑटोमेटिक बन जाती है, वहाँ पे आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती। बाद में चाहे आप जितना मर्जी बोल दें, वो उनके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने बोला था शर्मा जी की गारंटी दे रहा हूँ, वो शर्मा जी वही है, वो आपसे पूछा गया था कि आपके बगल वाले शर्मा जी, हाँ 10-15 दूर घर शर्मा जी उसकी नहीं, अगर आपकी जान पहचान में आसपास वालों की कोई बंदा पूछता है तो। उसके बाद इम्पेयरिंग श्योरिटी रेमेडी, अगर श्योरिटी बंदा बोले कि मैं किस्तें नहीं भरूंगा, तो भी उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती, उसको किस्तें वो भरनी पड़ती हैं। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपकी सिक्योरिटी कहीं पर लॉस हो रही हो, आपको लगता है कि मेरा पैसा खराब हो रहा होगा, मेरी जो मार्केट में एक जान पहचान बनी हुई थी किसी बंदे की वजह से खराब हो रही है, आप बोलेंगे कि मैं नहीं पैसे भरूंगा, तो भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे। कई बार कोई बंदा मुजरिम बन जाए, आपने जिसकी गारंटी दी हुई है, या डिफॉल्टर हो जाए, पैसे वापस नहीं करो, तो भी आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंट, आप जानबूझ के कुछ गलत दिखाना स्टार्ट कर दें, आप बोलें कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मेरे घर वाले लोगों ने मुझे बेदखल कर दिया है, जानबूझ के आप बोलें कि मेरे तो नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन आपको फिर भी वो पैसे भरने पड़ते हैं जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं होते। फेलर ऑफ को शूट टू ज्वाइन, कई बार आपने जिसके साथ मिलकर गारंटी दी थी, वो बंदा मना कर दे कि मैंने तो गारंटी लेनी नहीं है, तूने अकेले दी हुई है तो खुद देख, तो भी आपको गारंटी तौर पर पैसे कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद लैक ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें जरूर थी, अगर वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो भी आपको कहता ये पॉइंट क्लियर करना ही पड़ेगा, मीन्स आपको श्योरिटी में पैसे देने ही पड़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस है और एडमनिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमनिटी 2 पर्सन के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 3 पर्सन में होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमनिटी में क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का लॉस को कवर करती है, सर्टेन हैपनिंग जो चीज़ें होंगी तब, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, 3 पार्टी के बीच होता है, अगर प्रिंसिपल डेप्टर पैसे नहीं देगा तो श्योरिटी को पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक में ही होता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कंटिन्यू में भी हो सकता है। अश्योरेंस हमेशा होती है, अडमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में अडमनिफायर में होता है कि एश्योरेंस फिक्स नहीं होती, कि जरूरी थोड़ी भी आपका लॉस हो गई होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एश्योरेंस होती ही होती है कि आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एडमनिफाइड में लॉस आपका रिकवर होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कोई लॉस रिकवर नहीं होता, अगर श्योरिटी को अपनी जेब से भी पैसे देने पड़ेंगे तो वो देने पड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, इसमें कहता है 2 कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वाला हुआ है तो उसमें 3 पार्टी का इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन्स उसमें श्योरिटी जरूरी चाहिए। ये था आपका टॉपिक जो हुआ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला, खत्म। इसके बाद भी कोई टॉपिक आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
कोई पॉइंट ऐसा हो पूछने वाला तो देखिए।